जय हिंद। तो मैं डीके यादव आपका डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप शानदार, जानदार और जबरदस्त आप लोग थे। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने लीवर के बारे में, उत्तोलक के बारे में सब कुछ बता दिया था, ठीक है ना, कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसमें हमने प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में बात कर ली थी, ठीक है। उसमें हमने यांत्रिक लाभ में मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बात किया था कि उसमें हमने प्रूव भी किया था कि कैसे मैकेनिकल एडवांटेज का मान प्रथम प्रकार के उत्तोलक के लिए एक से अधिक, एक से कम हो सकता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के लिए एक से हमेशा अधिक होता है और तृतीय प्रकार के उत्तोलक के लिए हमेशा कितना होता है, एक से कम होता है, ठीक है। उसमें हमने ये भी बताया था कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक किसको कहेंगे, तो जिसमें जो आलम्ब हो वो किसमें हो, अगर जिस उत्तोलक में अगर आलम्ब बीच में हो, किसके किसके बीच में हो, भार और आयास यानी प्रयास के एफर्ट के बीच में हो, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा, ठीक है ना। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या था कि उसमें भार बीच में होना चाहिए, किसके किसके, आलम्ब और प्रयास के बीच में, ठीक है, एफर्ट के बीच में। और तीसरे प्रकार के उत्तोलक में प्रयास बीच में होना चाहिए, आलम्ब यानी फलक्रम और भार के बीच में, ठीक है। तो इतनी बातें हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बात कर लिया था। अगर आप नहीं देखें उसको तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के, ठीक है ना। तो वहां से आप देख सकते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं भाई, डिप्लोमा लिए तो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं, कॉलेज में तो थोड़ा सा कोचिंग, कॉलेज में मतलब पढ़ाई होती नहीं है, सीधे सीधे बोला जाता है, ठीक है ना। मैक्सिमम कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होता, सेल्फ स्टडी पे या तो कोचिंग पे डिपेंड करते हैं। तो कोचिंग में पैसा बर्बाद करने से बढ़िया कि आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप भाई लाभ उठाइए उसका। और अगर भाई का भी सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है ना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि दोस्त आप लोग ज्यादा आप लोग अपने में जुड़े हैं, ठीक है ना। हम कितना शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ही हमारे बारे में बता सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइए दूसरों को, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, तो इस वीडियो में सबसे पहली बात कि हम किसके किसके बारे में बात जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने बताया था कि लीवर दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक टाइप था वो था आपका सिंपल लीवर, चाहे उसी को हम सरल लीवर बोलते थे। दूसरा था संयुक्त लीवर या यौगिक लीवर, कंपाउंड लीवर बोलते, ठीक है। तो सरल लीवर के बारे में हमने सब कुछ बता रखा, तीन प्रकार के होते थे। अब हम इसमें जानेंगे संयुक्त लीवर या यौगिक लीवर या कंपाउंड लीवर, ठीक है ना। अब संयुक्त लीवर के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक स्टीलियार्ड होता है और एक लीवर उत्तोलक, लीवर सुरक्षा वाल्व, लीवर सेफ्टी वाल्व होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, आपके बुक में भी थ्योरी कुछ नहीं दिया है, तो इसको सबसे पहले फिगर बनाकर समझाएंगे और सब कुछ इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा पहले, ठीक है। आप बाद में भूल जाते हैं, एकदम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, अब संयुक्त लीवर से पहले हमने एक हेडिंग लगाया बेल क्रैंक लीवर, क्योंकि संयुक्त लीवर का डिफिनेशन ही होता है कि दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर के मिलने से, जोड़ने से जो लीवर तैयार होता है उसको संयुक्त लीवर बोलते हैं। देखिए, संयुक्त का मतलब, कंपाउंड का मतलब बहुत सारे की बात की जाए, ठीक है ना। संयुक्त मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जानते हैं, सबसे पहली बात बेल क्रैंक लीवर, हेडिंग लिखा हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख रहा है बेल क्रैंक लीवर, ठीक है ना। बेल क्रैंक लीवर क्या होता है, सबसे पहली बात देखिए, इसमें दो साइड्स होती है, दो भुजाएं होती है, ठीक है ना। और दोनों भुजाएं एक दूसरे से किसी कोण पे झुकी होती है। हमने बोला कि इसमें दो साइड्स होती हैं, दो भुजाएं होती हैं और दोनों भुजाएं एक दूसरे से किसी कोण पर झुकी होती है। कोण का मतलब किसी ना किसी एंगल पे झुकी होगी, ठीक है ना। अब उनके बीच में एंगल क्या हो सकता है भाई, दो या तो 90 अंश हो सकता है, नहीं तो 90 अंश से अधिक हो सकता है, नहीं तो 90 अंश से क्या हो सकता है, कम। हमने फिगर भी ड्रा किया है कि ये तो ये 90 अंश हो सकता है, या देखिए 90 अंश हो सकता है, नहीं तो 90 अंश से छोटा होगा, नहीं तो 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो जो भी रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे, केबिन के पास में आप देखेंगे जाके वहां पे जनरली, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसमें बल की दिशा को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, मतलब कि अगर बल के डायरेक्शन को चेंज करना हो, ठीक है ना, कि मतलब अगर किसी डायरेक्शन में सपोज देखिए छोटा बल है तो उसको तो आप सिंपली कम फोर्स लगा के इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ज्यादा बल है तो उसका हम मतलब दिशा को कन्वर्ट करने किसी दूसरे दिशा में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेल क्रैंक लीवर। तो बेल क्रैंक लीवर में कुछ नहीं होता है, दो साइड्स होती हैं, बीच में हिंज होता है। देखिए हमने यहाँ पे हिंज भी लिख रखा है। हिंज का मतलब कि यहीं से ये दोनों भुजाएं घूमती रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार हमने दिखा रखा है, तो ये यहीं से घूमेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन चेंज करना तो यहीं से घूमेंगी, तो ये बीच में हिंज क्या होता है, यहाँ पे हिंज बीच में होता है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे से कितने एंगल पे झुकी होती है, 90 डिग्री पे।
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बल हो गया, ये भी बल हो गया, ये भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, ठीक है ना। ये छोटी भुजा चाहे बड़ी भुजा में आप दिखा सकते हैं, ये छोटी भुजा है इसको माना जाता है, ये बड़ी भुजा होती है, ठीक है। बीच में क्या होता है हिंज, हिंज का मतलब कि आलम्ब जहां से वो घूम सकते, कोई भी चीज जहां से घूमता है उसी को आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, आप देख सकते हैं फलक्रम किस में है, बीच में है, तो ये किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं बात करेंगे, बस सीधे सीधे बस हम लिखेंगे कि जो ये बेल क्रैंक लीवर होता है, ये डायरेक्शन को, किसी भी बल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्टेशनों पे देखेंगे तो केबिन के पास में देखेंगे, जाके स्टेशन पे आप देख सकते हैं जनरली लगा होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक छोटी भुजा एक बड़ी भुजा, जो एक दूसरे से कितने अंश के कोण पे झुकी होती है, 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है ना। बीच में क्या होता है आपका हिंज होता है, आलम्ब होता है, जहां से दोनों भुजाओं को चेंज किया जा सकता है। इनके बीच का कोण क्या हो सकता है, 90 अंश हो सकता है, नहीं तो 90 अंश से छोटा होगा, नहीं तो 90 अंश से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। अब हमने लिखा है बेल क्रैंक लीवर तो हो गया, अगला हेडिंग लिखा है संयुक्त लीवर, या इसी को यौगिक लीवर या कंपाउंड लीवर बोलते हैं। देखिए संयुक्त लीवर क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक अगर हम बेल क्रैंक लीवरों को जोड़ के, ठीक, दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर को अगर हम जोड़ दें तो इससे जो लीवर प्राप्त होगा उसी को संयुक्त लीवर या कंपाउंड लीवर या यौगिक लीवर कहते हैं। भैया इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम अधिक यांत्रिक लाभ, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि भाई इससे हमको मैकेनिकल एडवांटेज छोटा मिलेगा, लेकिन अगर कहीं हमको यांत्रिक लाभ ज्यादा प्राप्त करना हो, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा प्राप्त करना हो, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, संयुक्त लीवर का। तो देखिए बात हमने लिख भी रखा है कि अधिक यांत्रिक लाभ प्राप्त करने में, मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, ये कैसे बनाया होता है, तो यह दो या दो से अधिक सरल या बेल क्रैंक लीवरों, मतलब बेल क्रैंक लीवरों के जोड़ करके, ठीक है ना, परस्पर संयोजित करके बनाया जाता है, मतलब कि परस्पर जोड़ के प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि अगर यौगिक लीवर का यांत्रिक लाभ ज्ञात करना हो, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले लीवर का मैकेनिकल, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक ही तो जोड़ा जा रहा है ना मैकेनिकल लीवर को, ठीक है ना, तो ये पहले लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, फिर इनटू दूसरे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज, ऐसे ही तीसरे लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज। अब जितने लीवर प्रयोग किए गए हम उनको सबका गुणा करके और उनका मैकेनिकल हम एडवांटेज कंपाउंड लीवर यानी यौगिक लीवर का प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब जो कंपाउंड लीवर होता है, ये जो संयुक्त लीवर होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है स्टीलियार्ड, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे स्टीलियार्ड पे, ठीक है ना, बाकी थ्योरी नहीं पूछता है, लेकिन स्टीलियार्ड। और एक होता है लीवर सुरक्षा वाल्व, लीवर सुरक्षा वाल्व, ठीक है ना, लीवर सेफ्टी वाल्व इसको बोल सकते हैं। इसका तो स्टीलियार्ड होता है, इंग्लिश में ये सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, तब तक वीडियो को पॉज करके इतनी बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट में आपका बस एकदम थोड़ा सा इंतजार करिए, इंतजार का बस मिलते हैं स्टीलियार्ड और इसके, ठीक है, वीडियो को पॉज कर, ठीक है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे एक स्टीलियार्ड और एक लीवर सुरक्षा वाल्व बना रखा है, ठीक है ना। दोनों का फिगर बहुत अच्छे से बना है, कोशिश किएंगे अच्छा बने, बाकी आप अपने रफ पे अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल आप सुन सुन के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्यों लिखने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी का मतलब है कि आप सुन के लिखिए, क्योंकि नोट्स का मतलब कि बोल के लिखवाना कुछ अलग हो जाता है, ठीक है ना। आप सुन के याद करके लिखेंगे, हमेशा जिंदगी भर याद रहे, बुढ़ारी तक याद रहे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहली बात हम यहाँ पे स्टीलियार्ड के बारे में जानते हैं। स्टीलियार्ड का मतलब देखिएगा, सब देखिए स्टीलियार्ड क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा भार को अगर उठाना हो ना, बहुत ज्यादा भार, बहुत ज्यादा मात्रा में भार हो, ठीक है ना, मतलब बहुत काफी भार कमान ज्यादा हो, लोड कमान काफी ज्यादा हो, तो उस समय हम स्टीलियार्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टीलियार्ड। मतलब छोटे छोटे भारों को उठाना हो तो आप गांव में देखेंगे जनरली वजन तोलने वाले मशीन होती हैं, तो वहां पे वो अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टीलियार्ड क्या होता है कि काफी मात्रा में बहुत ज्यादा भार उठाना हो, तौलना हो भार को, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टीलियार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। स्टीलियार्ड में कुछ नहीं होता है, ये बड़े बड़े स्टेशनों पे लगा होता है, बड़े बड़े माल गोदामों में लगा होता है, जहां पे ज्यादा वजन तोलना हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम स्टीलियार्ड का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। क्यों होता है ये अभी आगे जानेंगे, वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये हुक के माध्यम से, किसके माध्यम से, हुक के माध्यम से, ये हुक के माध्यम से किसी स्थिर बिंदु से ये क्या होता है, लटका रहता है। स्थिर बिंदु से मतलब देखिएगा यहाँ पे हिंज यहाँ पे फिक्स कर दी है कोई पॉइंट, ठीक है ना, इससे ये हुक के माध्यम से क्या होता है, लटका रहता है, ठीक है ना। इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक ये दिख रही है, ये बड़ी भुजा बोल सकते हैं इसको, और एक क्या होती है, छोटी भुजा। अब देखने में तो लग रहा है कि दोनों भुजा सेम है, लेकिन ये काफी बड़ा मात्रा में होता है, क्योंकि इस पे पैमाने अंकित होते हैं, ठीक है ना। ये छोटी भुजा होती है, ठीक। अब ये छोटी भुजा होती है, इसको आप बोल सकते हैं छोटी भुजा, हमने लिखा नहीं है,
छोटी भुजा, और ये क्या होता है, बड़ी भुजा। ठीक है, इसमें दो भुजाएं होती है, एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा। किसके माध्यम से लटका रहता है, तो किसी फिक्स पॉइंट से, माने किसी स्थिर बिंदु से हुक के माध्यम से लटका रहता है। ठीक है ना, देखिएगा। और अगर ये हुक के माध्यम से लटकने का मतलब कि यहीं से ये स्टीलियार्ड ये क्या हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, मतलब कि लटक सकता है, इधर उधर ना, मतलब कि घूम सकता है। ठीक है ना, यही फिक्स बिंदु है। देखिए इसी को हमने अलम्ब बोला है, और अलम्ब ऐसा पॉइंट होता है, फलक्रम ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी लीवर वो घूम सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, फलक्रम। अब समझिएगा, इस छोटी भुजा पे, बड़ी भुजा पे क्या होता है कि पैमाने अंकित होते हैं, और छोटी भुजा पे क्या किया जाता है कि तौले जाने वाले भार को क्या किया जाता है, छोटी भुजा को, भुजा पे हुक के माध्यम से, हुक लगा रहता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, भार को लटका देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है कि W1 यहाँ से हुक के माध्यम से लटकाइए, चाहे ऐसे जो भी लटका सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा है तोला जाने वाला भार। ठीक है ना, मतलब जिस भार को तौलना है यहाँ पे लटका देते हैं। ठीक है ना, बड़ी भुजा पे पैमाने अंकित होते हैं, इस पे एक सरकने वाला भार लगा रहता है। अब होता क्या है कि जब आप यहाँ से भार को लटकाएंगे तो काफी, देखिएगा भाई हम तो इस पे वजन को तौलना है, तो इसको जब इधर से लटकाएंगे तो ये सरकने वाला भार क्या होता है कि इस पर इधर उधर सरक सकता है। ठीक है ना, और जहां पे ये लीवर आपका हॉरिजॉन्टल अवस्था में हो जाता है, संतुलन की अवस्था, मतलब देखिए पहले मान लीजिए कि इधर से भार लटका है, इस प्रकार है, लेकिन अब ये सरकने वाला भार ये जो इस भुजा पे इधर की तरफ जाएगा, और कहीं जाकर के क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जिस बिंदु पे ये सरकने वाला भार जाकर के जिस पैमाने पे जाके रुक जाता है, उस पैमाने को हम काउंट कर लेते हैं। और पैमाना जो भी मापे रहते हैं, जैसे आप पैमाना का मतलब समझते हैं, स्केल का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए कि 100 किलो को दिखा रहा है, कि 1 कुंटल को दिखा रहा है, कि 10 कुंटल को दिखा रहा है, उससे हम क्या करते हैं, वजन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इस प्रकार तौले जाने वाले भार का मान हमको पता चल जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टीलियार्ड का भी भार होता है। स्टीलियार्ड के भार को हम इसके गुरुत्व केंद्र पर, किसी भी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र पर स्थिर माना जाता है। ठीक है ना, सेंट्रॉइड बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में आप सब कुछ पढ़ेंगे, जहां पे अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का भार केंद्रित हो जाता है, उस बॉडी को, उसी पिंड को क्या बोलते हैं, उसी बिंदु को गुरुत्व केंद्र। जिसे बोला जाता है कि मनुष्य का जो संपूर्ण भार होता है वो उसके नाभि में केंद्रित होता है। नाभि में केंद्रित होने का मतलब कि अगर नाभि में, अगर इंसान को नाभि पे रोक दिया जाए ना, जैसे आप समझिएगा, अगर इसको रोकना है तो हम इसको इस प्रकार रोक दे रहे हैं उंगली पे, तो इसका भार कहाँ पे केंद्रित है, एकदम बीचों बीच। मतलब जिस बिंदु से अगर किसी भी बॉडी को स्थिर कर दिया जाए, इस संतुलन हॉरिजॉन्टल की अवस्था में ला दिया जाए, वही उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है ना, तो आगे चल के सब कुछ बताएंगे, बहुत अच्छा। और मैं आपको मैकेनिक्स बोला कि एकदम हर चीज आपको सामने दिखेगा। ठीक है ना, देखिएगा, तो ये क्या हो गया, ये आलम्ब हो गया। इधर क्या होता है, लटकाए जाने, मतलब तोले जाने वाला भार। इधर क्या होता है, सरकने वाला भार। इसमें पैमाने अंकित होते हैं। ये स्टीलियार्ड का भार W1, जहां पे W2 हमने लिखा है, ये कहां पे कार्य करता है, तो इस स्टीलियार्ड के गुरुत्व केंद्र पे कार्य करता है। ठीक है ना, अब समझिएगा, ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए अब बीच में क्या आ रहा है, बीच में आलम्ब आ रहा है। इधर क्या है, तोला जाने वाला भार, इधर सरकने वाला भार। तो कहीं ना कहीं अगर आलम्ब बीच में है, तो जो स्टीलियार्ड होगा वो किस प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, प्रथम प्रकार का। प्रथम प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो स्टीलियार्ड में एक बार और फिर से शुरू से लिखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में कहीं पूछ देता है तो लिखेंगे कैसे, स्टीलियार्ड जो होता है यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। यह ये क्या होता है कि विभिन्न, मतलब माल गोदामों में, बड़े बड़े उद्यान गृहों में, घरों में इसको वजन को तौलने के लिए, ज्यादा वजन को तौलने के लिए इसका स्टीलियार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्टीलियार्ड में क्या होता है कि दो भुजाएं होती है, एक छोटी भुजा, एक बड़ी भुजा। छोटी भुजा पे तौले